गाइस सारे के सारे आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की थी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ लौटा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर बच्चों आप लोगों को नहीं पता एक्यूट एंगल्स किसे कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, जो भी एंगल होता है जो इसके बीच में आते हैं उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। क्या कहते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल्स। तो मेरा एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट है, मतलब ये जो एंगल ए और ये एंगल बी है ना वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 90 नहीं हो सकता, 0 डिग्री नहीं हो सकता। ये 0 और 90 के बीच में होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। उसने बोला है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, मतलब इसके बीच में होंगे। सच दैट माने कि कुछ इस तरह से cos A इज इक्वल टू cos B। चलिए ठीक है, मतलब हमारे एंगल, हमारे पूरे क्वेश्चन में हमें दो चीजें बता रखी हैं। एक तो एंगल A और B जो भी होगा वो एक्यूट एंगल होगा, माने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से cos A की वैल्यू cos B के बराबर होगी। और हमें क्या शो करना है बच्चों? एंगल A और एंगल B बराबर है। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे एंगल A और एंगल B के बारे में बात करिए, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने। अब मेरे को एंगल ए और बी पुट करना है। मैं इस ट्राइंगल का नाम कुछ भी दूं, मैं एंगल ए और बी इसे नहीं मान सकता, बिकॉज ए और बी बोला हुआ एक्यूट एंगल, माने 0 और 90 के बीच में होंगे। और ये एंगल देखिए 90 डिग्री का है, माने या तो ये वाला एंगल ए बोल सकता हूँ, इन दोनों को ए और बी मान सकते हो, किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी। मैंने इसे ए बोल दिया और बच्चों इसे बी बोल दिया, और इसे आप सी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। अब यहाँ पर क्लियर है बच्चों, ये 90 डिग्री वाला था। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आपने ए और बी यहाँ क्यों रखा, क्योंकि यही वो दो एंगल है जो हमारे एक्यूट होंगे। ये हमारे 0 और 90 के बीच में होगा, और ये वाला भी एंगल हमारा 0 90 के बीच में होगा। इस वाले एंगल को ना मैं ए बोल सकता हूँ ना मैं बी बोल सकता हूँ, बिकॉज ए और बी इन दोनों के बीच में होते हैं, 90 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर है हमारी। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? cos A इज इक्वल टू cos B। सबसे पहले हम लिख देते हैं हमारा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी। हम देख सकते हैं ABC हमारा ट्राइंगल है। हमें क्वेश्चन में जो गिवन है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, हमारा ये चीज शो करना है कि हमारा एंगल A और एंगल B बराबर है, माने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे बराबर शो करना है, ठीक है बच्चों। और ये मत सोचना यहाँ पर बोला है ये दो एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब कहीं नहीं होता है दोनों बराबर होंगे। एक्यूट का मतलब है, लेट सपोज मान लीजिए इस एंगल का नाप आ गया है 25 डिग्री। 25 डिग्री एक्यूट है, हाँ वो 0 और 90 के बीच में आता है, हाँ एक्यूट है। इसका एंगल का जैसे नाप आ गया आपका 65 डिग्री, लेट सपोज मान लीजिए 65 डिग्री आ गया, तो ये भी एक्यूट एंगल है। एंगल बी देखिए 0 और 90 के बीच में आ रहा है, हमें ये है। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या, फिलहाल तो हमें नहीं पता ये एंगल कितने इनका मेजरमेंट है, बट हमें निकालना है एंगल ए और एंगल बी बराबर है। मुझे इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को बराबर शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन है ना हम इसी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर बोला हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। हमें ये बोला हुआ है cos A और cos B बराबर है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया भी था कि हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले जानने हैं तो आप ये लिख सकते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ऊपर वाले को हम कहते हैं साइन थीटा, ये वाला होता है cos थीटा, ये वाला होता है tan थीटा, ये वाला होता है कोसेक थीटा, ये वाला होता है सेक थीटा, और ये वाला होता है कॉट थीटा, ठीक है। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। चलिए अब हम फॉर्मूले को देखते हैं। बेटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला है B/H। तो मैं इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, B/H इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर दोबारा cos थीटा है, सेम वही फॉर्मूला होगा B/H। अब बच्चों मैंने आपको बोला था जब भी आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे वाला बेस एंगल देख लें। चलिए पहले हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे A है, तो मान लें बेस एंगल क्या है ये। अगर मैं बोलता हूं कि ये बेस एंगल है, ये हमारा बेस एंगल है,
ये एंगल ए को हमने बेस एंगल बोला, यहाँ पे ए को बोला ना बेस एंगल। अगर ये वाला बेस एंगल है तो ये बेस हो जाएगी, ये वाली साइड बेस हो जाएगी, क्योंकि बेस से जुड़ा हुआ बेस एंगल बना जाएगा। ये बेस है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और नीचे वाला फिर क्या बचा हमारा, परपेंडिकुलर, ये हो गया सिर्फ इस वाले केसेस के लिए, ठीक है। तो चलिए हमने देखा यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे जो भी एंगल होता है वो बेस एंगल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस एंगल हमारा ए था तो बेस हमारा ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमारी कभी चेंज नहीं होती। अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। बेस हमारा क्या है बच्चों, ए सी। ध्यान से देखिए ये ए सी हमारा बेस है, तो यहाँ पर बेस की जगह पर लिख देता हूँ ए सी। एनआर पे ए सी लिख दिया। एनआर मतलब फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है वो एनआर होता है, और फ्रैक्शन में नीचे वाले को डीआर कहते हैं। नीचे देखो हमें डीआर पे माने नीचे हमें क्या लिखना, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हो क्या है, ए सी, ए बी, सॉरी क्या है बच्चों, ए बी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जब भी आप इन वैल्यू को, ये परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे चेक कर लें कि बेस एंगल किसे बोला हुआ है। अब इस पार्ट में बेस एंगल बी को बोला हुआ है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों। अब यहाँ पर बेस एंगल किसको बोल रहा है, बेस एंगल बी को बोल रहा है। माने हमारा ये बेस एंगल, ये वाला हमारा बेस एंगल है। अगर ये वाला बेस एंगल बोल दिया तो बेस ये हो गया फिर, और अगर ये बेस है तो फिर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, काफी सिंपल है। तो चलिए देखते हैं बेस हमारा क्या है। अब हमारे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे देखें तो बेस हमारा बी एंगल है ना, ये वाला बेस एंगल है। तो अगर ये बेस एंगल है तो ये बेस हो जाएगा, बी सी आपका क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, वो तो हमेशा एक जैसी रहती है, ए और बी, ए बी है। याद रखना बेटा, परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है, मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में भी बता रखा है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर भी देखिए यही है, मैं तो इसे सिंपल ऐसे ऐसे काट सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली आपको बता दूं, आपको पता है जो भी नीचे होता है वो डिवाइड हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ जो भी फ्रैक्शन में नीचे होता है, जैसे अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर डिवाइड कौन हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इस वाली फ्रैक्शन में देखिए डिवाइड कौन हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर डिवाइड कौन हो रहा है, ए बी। अगर ए बी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, उस इक्वल के उस पार जाके होता है मल्टीप्लाई। यहां पर आके बच्चों देखो क्या हो गया, मल्टीप्लाई। यहां पर था हमारा ए बी, वो डिवाइड हो रहा था, तो वो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आप देख सकते हैं ए बी से ए बी कट गया, ए बी से ए बी कट गया है। अब हमारा बचा क्या है क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में बचा है AC इज इक्वल टू BC। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे पता चला कि AC और BC बराबर है। चलो देखते हैं AC और BC एक्चुअल में है क्या, देखते हैं बच्चों। AC देखो ये वाली साइड, BC ये वाली साइड है। माने मैं एरो डाल देता हूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। मतलब कि अगर AC को मैं 5 बोलूंगा तो BC भी क्या होगी, 5, ठीक है। और ये मैंने नहीं, देखो क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया ना, गिवन पार्ट को हमने सॉल्व किया तो हमें ये पता चला। अब यहाँ पर हमारी ना 9th की थ्योरम आती है, जो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ अगर आपको नहीं पता। इसको आपकी आइसोस्केलेस ट्राइंगल थ्योरम कहते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको आइसोस्केलेस ट्राइंगल की थ्योरम बता देता हूँ, जो क्लास 9th में हमने पढ़ी थी। आइसोस्केलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें 2 साइड बराबर हो। जैसे ये ट्राइंगल है PQR, इसमें आप कोई भी 2 साइड बराबर लीजिए। जैसे मैंने इस पे 2 टिक मारा, इस पे 2 टिक मारा, माने कि ये वाली साइड PQ और ये वाली साइड PR बराबर है, ठीक है। अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल की थ्योरम ये कहती है अगर हमारी 2 साइड इक्वल है ट्राइंगल की, याद रखना आइसोस्केलेस ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल है, हमारा यहाँ पे कौन सी 2 साइड इक्वल है, PQ इक्वल है PR के। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो बेटा इक्वल साइड के इस साइड के सामने वाला एंगल, ध्यान से सुनना, ऑपोजिट मतलब होता है बच्चों सामने। यहां पर देखिए ये PQ दिख रहा है, मेरे मार्कर को ध्यान से देखिएगा, PQ ये साइड है बच्चों, ये साइड है, इसके सामने वाला एंगल कौन आ रहा है, ये देखो, ये मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं आपको। इसके ठीक सामने वाला एंगल देखो, ये रहा, दिखा। और इसके PQ के सामने वाला एंगल कौन है, ये रहा। तो मैं इसको बोल देता हूं एंगल R, एंगल R। देखो PQ के सामने एंगल R है। अब हम देखते हैं PR के सामने कौन सा एंगल आ रहा है। तो बच्चों देखो ध्यान से, PR ये साइड, PR ये साइड दिख गई, इसके ठीक सामने ये वाला एंगल आ रहा है।
तो मैं इस वाले एंगल को मार्क कर देता हूँ। ये हमारी थ्योरम कहती है कि अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे ना, पी आर के सामने एंगल क्यू आ रहा है, ये दोनों भी बराबर होंगे। ये चीज हमेशा याद रखना जो मैंने आपको समझाई है। अगर हमारी आइसोस्केलस ट्राइंगल में मान लीजिए ये वाली साइड पी क्यू और ये वाली साइड पी आर बराबर है, तो इस वाली साइड के सामने वाला एंगल आर और इस वाली पी आर साइड के सामने वाला एंगल क्यू, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये वाली हमारी थ्योरम को हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। और वही थ्योरम अब हमारी यहाँ पे लग रही है। चलिए देखते हैं हम कैसे लग रही है हमारी। चलिए हम इसे आगे करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए अब आइसोस्केलस ट्राइंगल की थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैं इसे ही मिटा देता हूँ, ये बेस एंगल हमें पता ही है, तभी हमने इसे बेस बोला फिलहाल। चलिए अभी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, अगर आप इसे हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, AC और BC बराबर है। हमारे ट्राइंगल है, इसमें आप देख सकते हो ये AC और ये BC बराबर है। दो साइड इक्वल है ना, अगर ये दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब अगर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की थ्योरम लगेगी जो मैंने आपको पढ़ाई। ये दो साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, ध्यान से देखिए बच्चों। मैं देखता हूं AC के सामने वाला एंगल, यहां देखिए AC, ये रहा AC। इस साइड, ये साइड दिख रही है AC कंप्लीट, इस साइड के सामने वाला एंगल ये रहा, एंगल B आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है, एंगल B। मैं लिख लेता हूं AC के सामने वाला एंगल क्या आ रहा है, B, ठीक है। अब हम देखेंगे BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये रहा BC। बच्चों BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, ठीक इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा है, ये एंगल A। क्या है बच्चों, ये एंगल A। तो BC के सामने क्या है, एंगल A, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे बच्चों, इक्वल। अब इसका रीजन हम लिखेंगे यहां पर, इसका रीजन आप लिखोगे इन आइसोस्केलस ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल नहीं लिख रहा, सिर्फ ट्राइंगल बना रहा हूं। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल में माने एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड बराबर होती हैं, इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब जरा एक बार इसको पढ़िए, इस मेथड को। वो कह रहा है आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती है ना, देखो ये इक्वल साइड है ना, AC BC, ये AC और ये BC बराबर है। देखो दो टिक मारे है ना, अगर बराबर है तो इनके सामने वाली, ऑपोजिट मतलब होता है सामने वाली, सामने वाली ऑपोजिट एंगल, इनके ऑपोजिट एंगल। AC के सामने एंगल आ रहा है B और BC के सामने वाला एंगल आ रहा है A। AC के सामने वाला B और BC के सामने वाला A, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमें गाइस वही प्रूव करना था, आप देख सकते हो एंगल A और एंगल B बराबर दिखाना था, और यहाँ पर मैंने इसे बराबर दिखा दिया। एक चीज ना आप हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स में ज्यादातर बच्चों का ये डाउट होता है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या लिखें। तो हमेशा मेरी बात याद रखना, जो चीज हमें गिवन होती है ना, हम उसी के आधार पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे सारे क्वेश्चन में देखिएगा गिवन की चीजों को ही लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ कॉट थीटा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की एक रेशियो दे रखी है ये, और बोल रहे हैं आपको इसे इवेल्युएट करना है। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को। देखो मैंने आपको क्या बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हमें गिवन क्या है पहले वो देखो। उसने बोला हुआ है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हम क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि हमारा गिवन पार्ट है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, जब हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी होती है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें दो साइड के बारे में पता चलता है, ठीक है गाइस। देखते हैं कौन सी वो साइड है। कॉट थीटा का फॉर्मूला दे सकते हैं B/P, नीचे वाले को ऐसे उल्टा पढ़ते हैं, B/P। यहां से हमें देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वजह से हमें दो साइड पता चल गई, बेस और परपेंडिकुलर। तो एक काम करते हैं, मैं अपना ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। एक अच्छा सा नीट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर उल्टा डाल दिया। ट्राइंगल का नेम देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने दो एंगल का नाम दिया था A और B, तब मुझे ट्राइंगल का नाम लेना पड़ा, ठीक है।
यहां पर देख लीजिए बेस हमारा 7 बोला हुआ है। अगर ट्राइंगल का कोई नाम ना हो तो आपको पता है हम इसी को बेस मानते हैं कि बेस है हमारा। परपेंडिकुलर हमारा 8 दे रखा है, ये रहा परपेंडिकुलर 8, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यू नो दैट। अब बच्चों आपको पता है हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी है। जब ट्राइंगल की दो साइड पता हो, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड आपको मालूम है, देखिए वाली साइड आपको पता है, ये वाली साइड आपको पता है, और आपको तीसरी निकालनी है, तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बिना तीन साइड के ना मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं ना मैं इसे कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही नहीं है, तो उसकी जगह पर हम हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर रखेंगे। परपेंडिकुलर आप देख सकते हो 8 है, तो यहाँ पर मैंने 8 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर बेस का होल स्क्वायर करना है, बेस हमारा 7 है, तो यहाँ पर मैंने 7 का होल स्क्वायर कर दिया। हाइपोटेन्यूज के होल स्क्वायर की जगह ये आया। 8 के होल स्क्वायर का मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 62, दो बार क्यों करा, ऊपर पावर 2 है, 7 की पावर 2 मतलब 7 का होल स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49। आप इन्हें जोड़ेंगे तो 113 आएगा, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो होल स्क्वायर है वो उधर जाकर बन जाता है रूट, तो यहाँ पर होल स्क्वायर उधर जाकर बन गया है रूट। 113 से कोई वैल्यू बाहर नहीं आ रही, तो मैं इसे एज इट इज रखूंगा, तो हमारा हाइपोटेन्यूज निकल गया है, ये रहा रूट 113। मैं काफी जल्द आप लोगों को ये रूट, मैंने आप लोगों से बोला हुआ है अगर किसी को ये रूट सॉल्व करना नहीं आता तो मैं काफी जल्द एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वो क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए बहुत जरूरी होगी। जिनको नहीं आता रूट सॉल्व करना वो उस वीडियो में आराम से सीख जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड है, मेरे पे परपेंडिकुलर है, मेरे पे बेस है और हाइपोटेन्यूज तो मैंने निकाल ही लिया। चलिए अब हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कर लेता हूँ। चलिए पहला हमारा पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी दिखेगी, और आइडेंटिटी कौन सी और मैंने कैसे पहचाना मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, क्लास 8 में हमने अलजेब्राइक और 9th में भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़ी थी। मैं आपको उस आइडेंटिटी को डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ आइडेंटिटी कौन सी है। यहाँ पर देखिए मैं देयरफॉर लगा रहा हूँ, जो आइडेंटिटी लग रही है ये आइडेंटिटी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमारा ध्यान से इसमें देखना हमारी आइडेंटिटी कैसी लग रही है। मैंने आइडेंटिटी में देखो LHS पे लिखा a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में लिखा है मैंने ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए मैं बताता हूँ ये वाली आइडेंटिटी ही क्यों लग रही है, समझाता हूँ मैं आपको इसका कारण। देखना ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर मैंने देखा दो ब्रैकेट, आप NR पे देख सकते हो दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा, दिख गया दो ब्रैकेट, पहला ये। अब दूसरा देखो, मैंने देखा कि इस वाले ब्रैकेट में हमारी कौन सी दो वैल्यू आ रही है, a और b, और दूसरे ब्रैकेट में भी नोटिस करो, अच्छा एक मिनट मैं इसे सही कर देता हूँ, दूसरे ब्रैकेट में भी नोटिस करो a और b है, मतलब जो नंबर a और b इस ब्रैकेट में आ रहे हैं वही नंबर इसमें भी आ रहे हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर भी ऐसी हो रहा है। इस ब्रैकेट में बच्चों कौन आ रहा है मेरे पास, एक तो 1 और दूसरा साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में भी वही है, यहाँ पर 1 आ रहा है और साइन थीटा आ रहा है, देखो सेम सेम लग रहा है। फर्क इतना है बस, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे भी वही आइडेंटिटी लग रही है। देखिए बच्चों दो ब्रैकेट, यहाँ पर भी दो ब्रैकेट है, यहाँ पर भी दो ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट में ए बी और उसमें भी ए बी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 और कॉस थीटा, यहाँ पर भी 1 कॉस थीटा है, एक में प्लस एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस। तो मतलब मेरे इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। ये क्वेश्चन मेरा किस फॉर्मेट में दे रखा है, एनआर पे भी आइडेंटिटी लग रही है, इस फॉर्म में लिख रखी है, टीआर पे भी आइडेंटिटी लग रही है, इस फॉर्म में लिख रखी है। अगर इस फॉर्म में है तो मैं इसमें बदल दूंगा। चलिए बदलते हैं। सबसे पहले मैं एनआर करूंगा सॉल्व। अगर इसकी जगह पर क्या करते हैं, पहले हम ए का होल स्क्वायर, देखो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, मैं उसे इस फॉर्मेट में बदलने वाला हूँ। सबसे पहले ए का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये ए है कौन इसमें, देखो ब्रैकेट में जो सबसे पहली वाली वैल्यू होती है उसे ए कहते हैं। देखो कौन है पहली वाली वैल्यू 1, और यहाँ पर भी देखो कौन है 1, तो मतलब ए तो मुझे पता चल गया 1 है, उसका होल स्क्वायर करना।
कर दिया बच्चों a का होल स्क्वायर, फिर माइनस करना है। अब हमें b का होल स्क्वायर करना है, लेकिन b तो मालूम ही नहीं है। देखो ब्रैकेट में जो एंड में आ रहा है ना उसे b कहते हैं। कौन आ रहा है ब्रैकेट में एंड में? साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर करें। क्लियर है बच्चों? चलिए अब नीचे चलते हैं, इसे थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं। सेम यहाँ पर भी यही है, पहले हम a का होल स्क्वायर करेंगे और a कौन होता है? जो ब्रैकेट्स में पहले पोजीशन पे आ रहा है। तो कौन आ रहा है बच्चों पहली पोजीशन में? 1, तो हम 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ बीच में माइनस है बच्चों, माइनस लगा दिया। अब हमें b का होल स्क्वायर करना है। b कौन है? जो ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट्स में जो एंड पे आ रहा है ना बच्चों, देखो यहाँ पर भी एंड पे आ रहा है, यहाँ पर भी एंड, वो b होगा। कौन आ रहा है एंड पे? यहाँ पर cos थीटा, तो हम यहाँ पर cos थीटा का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर ये हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 का होल स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखते हैं, 1 का होल स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस 1 से इस 1 को काट देते हैं। नहीं बेटा, अगर टर्म यहां पर प्लस माइनस हो रही है तो हम ऐसे नहीं काटते। काटने का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो जब कभी कंडीशंस आएगी मैं बता दूंगा। जब कभी हमारी ऊपर टर्म्स प्लस माइनस हो रही होती नहीं काटते। मैं इस 1 को और इस 1 को नहीं काट सकता, क्योंकि ये 1 यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसके साथ प्लस हो रहा है और ये वाला 1 भी यहाँ प्लस हो रहा है। अब आप सोचेंगे सर बीच में तो माइनस का साइन है ना, आप प्लस बोल रहे हैं, इसका साइन यहाँ पर प्लस का है बच्चों। साइन किसी भी नंबर का देखना हो तो लेफ्ट पे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, जब भी मेरी फ्रैक्शन पे भी फ्रैक्शन आ जाती है तो मैं इस एरो को बना देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसे आगे करते हैं। जैसे कि ये 1 है, एनआर को देखिएगा 1, मैंने 1 लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोला हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा क्या है? तो देखो साइन थीटा बच्चों यहाँ पर देख लीजिए क्या होती है वैल्यू, p अपॉन एच होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p अपॉन एच और उसका कर देंगे होल स्क्वायर। यही तो है, देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे dr को लिखेंगे 1 की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हो b अपॉन एच। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इस पार्ट पे, बहुत सिंपल है, इजीली इसको आगे करेंगे। चलिए अब हम आगे करते हैं। चलिए इससे वैल्यू बिठाएंगे, यहाँ नीचे आ नहीं पाएगा मेरा अच्छे से, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले मैं 1 लिखूंगा, 1 माइनस ब्रैकेट बनाऊंगा और यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर कर दिया। सबसे पहले ऊपर लिखूंगा परपेंडिकुलर। बच्चों परपेंडिकुलर क्या? 8। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ये वैल्यूज को पुट करें तो आप हमेशा ये बेस एंगल देख लें। यहाँ पर तो थीटा और कोई किसी का नाम भी नहीं दे रखा, तो यही बेस होगा और यही परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या आप देख सकते हैं, 8 है। तो परपेंडिकुलर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 8। और नीचे हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हैं क्या है, हाइपोटेन्यूज √113। ये आ गया √113। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब नीचे जा रहे हैं, नीचे पहले लिखेंगे 1 माइनस ये b अपॉन एच है, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं और इसे बना लेते हैं b अपॉन एच। अरे नहीं सॉरी वैल्यूज को पुट करना हमें। बेस क्या है बच्चों? बेस है हमारा 7। नीचे हाइपोटेन्यूज बोला है क्या है, √113 और इसका होल स्क्वायर करना, लीजिए होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है। ऊपर 1 है, 1 लिख दिया माइनस बेटा 8 का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर आप 8 का होल स्क्वायर देखो, ऐसे फ्रैक्शन पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसका भी होगा इसका भी होगा। 8 के होल स्क्वायर का मतलब होता है 8 को 8 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 64। अब √113 का होल स्क्वायर का मतलब भी यही होगा, √113 मल्टीप्लाई बाय √113। और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, मैंने आपको बताया था कि सेम को मल्टीप्लाई करते तो ऐसे ही आ जाता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बहुत बार करा है। √113 को √113 से करेंगे तो 113 आएगा। चलिए अब नीचे करते हैं, 1 की जगह पर 1 लिखेंगे माइनस 7 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 49 और √113 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 113 ही आएगा। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। बेटा बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमारा ऐसे करना हो रहा होता है। देखो बेटा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है और दूसरी फ्रैक्शन में मेरे dr पे कुछ भी नहीं है। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी ट्रिक बताता हूं आपको सॉल्व करने की। बेटा आप ना इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना, ध्यान से सुनना, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ क्या करेंगे माइनस। देखो फिर से दोबारा बताऊं,
मैंने पहले इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करा, अगर मैं 113 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 113 आंसर आएगा बच्चों। अब 113 को और इस 64 को क्या करना है माइनस, तो 113 में से अगर 64 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 49 आंसर आएगा। क्या आएगा, और नीचे डी आर यही रहेगा 113। देखो ध्यान से, मैंने पहले इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 113। 113 को 64 के साथ मैंने माइनस करा तो इनको माइनस करके 49 आया और डी आर वही रहता है सेम। चलिए मैं यहां पर भी वही करके लिखूंगा सेम आपको। देखिए बच्चों, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 113। आगे बच्चों, ठीक है। अब इस 113 को इस 49 के साथ माइनस करना है, तो चलिए 113 को और 49 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 64 आएगा बच्चों। लेकिन डी आर वही रहेगा, यही है ना डी आर, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये रहा। अब देखो एनआर पे भी फ्रैक्शन है और डीआर पे भी फ्रैक्शन है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। ऊपर वाली फ्रैक्शन में जो एनआर है ना बच्चों, टिक लगा रहा हूं मैं, एनआर है, उन्हें एज इट इज उतारो। ऊपर वाली फ्रैक्शन में एनआर 49 है तो मैंने यहाँ पर उसे उतार दिया 49, ठीक है। ये बेटा ये जो एरो देता हूं ना, इस एरो से समझ जाना फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए हमारी एनआर कौन है, इस वाली नीचे वाली फ्रैक्शन में 64, तो उसे एज इट इज नीचे उतारो। इसका डीआर, होल डीआर है ना 113, वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका होल डीआर 113 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे गाइस, हम करते रहेंगे जिससे हमें आदत हो जाएगी। 113 से 113 कट गया और आपका आंसर आ चुका है 49/64, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने सिर्फ अभी पहला वाला पार्ट सॉल्व किया, मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट, और इसका आंसर आया 49/64, ठीक है। आइडेंटिटी जो लग रही थी वो आइडेंटिटी पहचानना भी सिखाया। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। तो बच्चों अब हमारा दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, और आपको पता है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट थीटा का आप यहां से देखते हैं उल्टा पढ़ते हैं B/P। ये कॉट थीटा नहीं है बच्चों, ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं बेस क्या है हमारा। बेस हमारा क्या है आप देख सकते हैं 7। हम वैल्यूज को पुट करने से पहले हम बेस एंगल क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि हमारे ट्राइंगल का कोई भी नेम नहीं है, लेकिन अगर ट्राइंगल का नेम होता तो हमें यहाँ पर वैल्यूज को देख के ध्यान में रखना पड़ता है। अब परपेंडिकुलर देख सकते हैं आप क्या हमारा 8 और इसका होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 8 का होल स्क्वायर 8 8 या 64। कॉट स्क्वायर थीटा भी हमारा आ गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा एंड होता है और आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को क्लियर कर दिया है, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।